हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों हम यहाँ पर संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल जो है फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आर्टिकल 2 और उससे पहले इतिहास जो है इसका कि किस तरह से जो है फंडामेंटल राइट जो है वो भारत में के संविधान में लागू किए गए, कहाँ पर जो है इसकी मांग की गई थी संविधान में। और इससे पहले जो विश्व इतिहास था इसके बारे में भी हम जान चुके हैं कि विश्व इतिहास में एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट थे वो सबसे पहले किस देश में दिए गए थे। साथियों तो हमने देखा था कि ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी। इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ब्रिटेन से जो है फंडामेंटल राइट जो है का कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले आया था वहां पर सन 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन उसके बाद फ्रांस यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस ने जो है मौलिक अधिकार दिए संविधान में। किसको? प्रजा को। अपनी जो प्रजा थी, जो जनता थी वहां की, उनको जो है मौलिक अधिकार दिए गए। फिर उसके बाद 1789 ईस्वी में 1791 में इस 1791 में क्या हुआ कि अमेरिका में एक क्रांति हुई। और अमेरिका में क्या हुआ कि लोगों ने किससे, जो वहां के राजा थे उनसे क्या मांगे, जो शासक थे वहां के क्या मांगे उनसे कि मौलिक अधिकार यानी मांगे गए। क्या? यूएसए में क्या मांगे गए? फंडामेंटल राइट जो है वो मांगे गए। और फंडामेंटल राइट जो थे वो वहां के जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उसको क्या किया गया साथियों? दिया भी गया। लेकिन किस रूप में जो है? बिल ऑफ राइट्स के रूप में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों हर एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपको जो है एसआई या पेट के लेवल से अगर तैयारी करना है तो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि यही है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी डीपली स्टडी तो हम कर ही रहे हैं किसी भी आर्टिकल के बारे में। कल हमने आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा था और बिल ऑफ राइट्स कहा गया था। बिल ऑफ राइट्स, ठीक है साथियों, क्या कहा गया था? और जो ब्रिटेन में लिया गया था साथियों, कहां पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो लिया गया था उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब हमने कल आर्टिकल जो है 2 आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे साथियों। कौन से? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसमें हमने देखा था कि राज्य क्या हो सकता है। क्या राज्य क्या होता है? राज्य की परिभाषा जो है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या राज्य की परिभाषा क्या साथियों? राज्य की परिभाषा यानी आर्टिकल 12 जो है वो क्या बताता है? तो आर्टिकल 12 जो है वो सिर्फ राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य क्या है। और हमने कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। किस तरह से हमने देखा था कि संसद एक राज्य हो सकता है, राष्ट्रपति एक राज्य हो सकता है, अध्यादेश उसके द्वारा जारी किया गया वो भी राज्य हो सकता है, यानी कि उसके द्वारा कोई कानून या आदेश जारी किया था तो वो भी क्या होता है साथियों? राज्य होता है। सॉरी। इसी तरह से हमने देखा कि जो आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी होते हैं वो भी राज्य में आते हैं। यानी कोई भी सरकारी संस्था जो कि किसी भी अधिकारी हो, जैसे चाहे आईएएस हो, आईएएस हो, चाहे पीसीएस में वर्क करने वाले अधिकारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, बीडीओ, ठीक है साथियों। इसी तरह से हमने ओएनजीसी के बारे में देखा, तो ओएनजीसी, एनपीसीआई, ठीक है, इसी तरह सेल, ठीक है। इसी तरह से हमने और क्या देखे थे? एलआईसी, ये सब क्या है? हमने देखे थे कि ये जो है राज्य है। लेकिन एक राज्य चीज जो कंफ्यूजन वाला, जो कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होती है? न्यायालय के बारे में। क्या? न्यायालय ये राज्य में नहीं आता। इसी तरह से हमारा जो बीसीसीआई होता है, बीसीसीआई ये भी राज्य में साथियों क्या होता है? ये भी राज्य में नहीं आता। इसके अलावा हमारे पास जो होता है निजी विद्यालय जो होते हैं, कौन से साथियों? निजी विद्यालय, जो निजी विद्यालय होते हैं यानी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज जो भी नहीं, ये भी हमारे किसमें होते हैं? ये हमारे जो है राज्य में नहीं होती। ये राज्य नहीं है साथियों। क्या राज्य नहीं है? ये राज्य नहीं है। तो इस तरह से कल परसों हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में बात कर ली थी। आर्टिकल 13 में क्या था कि जो विधियां हैं उनको क्या करना है? शून्य घोषित करना है, यानी विधियों को क्या करना है? शून्य करना है। तो आर्टिकल 13 के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आर्टिकल 13 में क्या था? विधियों को क्या है? ये 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद की जो विधियां किससे? फंडामेंटल राइट से टकराती हैं वो क्या हो जाएंगी? शून्य होंगी। वो शून्य
होंगी। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोटे मोटे तौर पर आपको आर्टिकल का जो बेस है, जो कि कंक्लूजन निकल रहा है, वो बस आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 है तो उसमें क्या किया गया, तो राज्य की परिभाषा यानी राज्य को डिफाइन किया गया। ठीक है, और इसी तरह से आर्टिकल 13 जो है उसमें क्या किया गया, तो आर्टिकल 13 में जो है वो विधियों के बारे में बताया गया कि जो विधियां हैं जो संविधान के लागू होने से पहले और संविधान की जब लागू हुआ था उस समय से पहले और लागू होने के बाद में जो भी विधियां बनी, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराती हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगी, शून्य हो जाएंगी या अमान्य घोषित कर दी जाएंगी। साथियों, ये तो हो गया हमारा कल का थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, तो हम आज का नया टॉपिक जो हमारा है वो आर्टिकल 14 के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आर्टिकल 14 एक्चुअल में कहलाता क्या, इसको किस नाम से जो है जाना जाता है साथियों। तो आर्टिकल 14 जो है वो हमारा क्या होता है साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हम जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यानी लेटेस्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट्स टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। अब इस राइट टू इक्वालिटी में हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो हम बात कर रहे हैं 14 विधि के सक्षम समता और समानता। विधि के सक्षम समानता या संरक्षण। क्या साथियों, विधि के सक्षम समानता या संरक्षण। आर्टिकल 14 क्या था, आर्टिकल 15 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 15 कहता है क्या कि इसमें 5 चीजें हैं। क्या है, 5 चीजें, केवल देख लीजिए, केवल धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, मूलवंश जन्म स्थान। आर्टिकल 15 कहता है कि 1 2 3 4 जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग। लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर राज्य लिंग के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अच्छा है, किसी भी व्यक्ति के साथ, या ऐसे लिख लो, ठीक है, के साथ, के व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में ये 5 चीजें साथियों जो दी गई ना, इनके बारे में पूछता है। जन्म स्थान और लिंग है, यानी केवल इनके आधार पर जो है वो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करे। केवल लगा हुआ ना यहाँ पर, केवल राज्य जो है, केवल राज्य इन आधारों पर जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब कि बाकी के साथ कर सकता है साथियों। ये इसका मतलब हुआ कि जो बाकी जगह जो बाकी है, जिसके रहने वाले एरिया है, क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, वहां पर भाषा के आधार पर कर सकता है। बिल्कुल, आप देखते हैं क्या हमारे जो जैसे भी कोई भी स्टेट है, वहां पर अगर वैकेंसी निकलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या है कि उस जो वहां के जो निवासी होते हैं वहां पर क्या होता है, उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। जैसे आप मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में अगर जो राज्य सरकार है वो कोई क्या निकालती है, वैकेंसी निकालती है, तो वो वहां पर भेदभाव कर सकती है। वो चाहे तो मराठी लैंग्वेज मांग सकती है। तो क्या है कि लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर, केवल इन 5 चीजों के आधार पर, बाकी के आधार पर जो है राज्य जो है व्यक्ति के साथ विभेद कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 16 के बारे में अभी हम देख लेते हैं।
थोड़ा सा देख रहे हैं, बाकी अभी हम ओवरव्यू लेके उसके बाद जो है पूरी कंटिन्यू करेंगे कि आर्टिकल 14 को ही पढ़ेंगे। आज के आर्टिकल 14 में एक्चुअल में और क्या क्या है, ठीक है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है कि भाई उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब साथियों देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ हमें क्या है, आर्टिकल जो 14 हम अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जब विधि के सक्षम कानून की नजर में अगर सब बराबर होंगे तभी तो समानता आएगी साथियों। कानून की नजर में सब बराबर, अगर कानून की नजर में कोई ऊंचा है कोई नीचा है तो समानता कैसे आएगी? इक्वालिटी आना है तो सबकी नजर में, कानून की नजर में सबको समान हो, सबको संरक्षण जो है समान प्राप्त हो, सबको जो है समानता जो है सब समान हो, ठीक है। तो इसी तरह से इक्वालिटी आएगी। दूसरी बात करते हैं तो केवल मूल जाति धर्म इसके स्थान पर अगर कोई राज्य विभेद नहीं करेगा तो समानता आएगी, ठीक है। उसके बाद लोक नियोजन, सबको मौका बराबर मिलेगा तभी तो समानता आएगी। किसी को ऊपर किसी को नीचे, अगर किसी को कम किसी को ज्यादा अगर मौका मिलता है तो उसको जो है समानता आएगी या समानता आएगी? नहीं आएगी। अगर वो कम ज्यादा मौका मिलेगा तो इसलिए कहा कि अवसर में लोक नियोजन की समानता, यानी जो सरकारी नौकरी वगैरह है, सरकारी जो विद्यालय है उनमें एडमिशन के लिए देखा जाए तो सभी को क्या मिलना चाहिए? समान मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आरक्षण का केस जो है वो अलग है, हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है साथियों। अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी भोजनालय में सार्वजनिक स्थान पर जाकर खाना खा सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, यही तो मकसद है साथियों। अस्पृश्यता, छूत नहीं होनी चाहिए, लोग एक दूसरे को देखकर भागे नहीं कि किसी तरह से उसको कोई बीमारी है या फला बीमारी है या फला जो जाति का है या शूद्र जाति का है, नीची जाति का है, नीचे कास्ट का लोग है तो उसके साथ बैठना नहीं है, छुआछूती तो यही होगा साथियों। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए संविधान में क्या इंतजाम किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, और ये तो दंडनीय अपराध भी है साथियों। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अस्पृश्यता के साथ ये जो भेदभाव करता है, चाहे वो राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, ये दोनों के लिए लागू है, चाहे राज्य के लिए चाहे व्यक्ति के लिए, तो उसको दंडिक जो है दंड का अधिकार है उसको दिया जाएगा। उसके बाद उपाधियों का अंत। अब आप देखते होंगे जो उपाधि थी पहले जो चलते थे, जैसे अंग्रेज शासन करते थे तो वो देखते कि लॉर्ड की उपाधि लिया करते थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड हॉकिंस, ठीक है। तो ये सब क्या थे? लॉर्ड, यानी उनको एक विशेष तरह से पर्सन से वो एक विशेष पर्सन, स्पेशल पर्सन हो जाया करते थे उपाधियों के लिए। तो भारत सरकार संविधान ने क्या किया कि भाई तुम्हें जो है उपाधि भी नहीं लेना है, तुम्हें नहीं लगाना कि उपाधि तुम एक विशेष पर्सन हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उपाधियों का अंत भी जो है वो, जब उपाधि खत्म हो जाएगी, किसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ एक नाम रह जाएगा तुम्हारा, तो फिर क्या है? जब नाम होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा विशेष है या नहीं है। तो जब विशेष ही नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं? उसको वो समानता होगी, और समानता होगी तो क्या होगा भाई? संविधान, हमारे देश का क्या होगा? विकास होगा। तो इस तरह से ये 4 अधिकार जो है, 5 अधिकार जो है, ये हमारे अधिकार जो है समानता के अधिकार में है। अब हम इसको पढ़ना शुरू कर दें। आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसको रफ कर देते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आर्टिकल 14 कहता है, इसमें 2 वर्ड साथियों दिए गए। क्या दिए गए? एक तो समता, समानता यानी समता, और दूसरा दिया गया है संरक्षण। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या है साथियों? 2 अलग अलग चीजें, एक तो समानता है और एक समता है। समता यानी हमारी विधि के सक्षम समानता हो, यानी कानून की नजर में सब बराबर हो, विधि के सब नजर में क्या हो? सब बराबर हो, विधि के समक्ष समानता। लिख लेते हैं इसको ठीक से, थोड़ा सा रफ करके, ठीक है साथियों, ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा। आर्टिकल 14 जो है वो यहां से लिखना शुरू करते हैं। अब ये आर्टिकल 14 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को राज्य डेफिनेशन सही से लिखेंगे, राज्य
किसी भी व्यक्ति को राज्य क्या है, किसी भी व्यक्ति को दो चीजों से, क्या, विधि के सक्षम समानता, दो चीजें हैं साथियों, विधि के समक्ष समता और दूसरी है विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, से वंचित क्या साथियों नहीं करेगा। अब देखिए स्टेटमेंट कैसा है, नकारात्मक यानी नेगेटिव है, नहीं करेगा, है ना। यानी इसके साथ ये भी तो हो सकता था कि वंचित जो है, भेदभाव जो है वो यानी नहीं किया जाएगा। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के सक्षम समान समता और विधि के समक्ष जो है संरक्षण से भेदभाव नहीं करेगा। अब ये किसके लिए है साथियों, क्या ये दोनों के लिए, बिल्कुल किसके लिए, नागरिक के लिए भी है, किसके लिए है, तो ये दोनों के लिए है, नागरिक और गैर नागरिक। अब गैर नागरिक यानी विदेशी, दोनों के लिए लागू होगा साथियों, क्या होगा, दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। क्या किसी कंपनी के लिए भी यह लागू होगा, बिल्कुल, कोई निजी व्यक्ति है तो उसके लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी लागू होगा, ठीक है साथियों। क्या होगा, कंपनी या निगम के लिए भी लागू होगा, किस किस के लिए, पूछ लेता है किस किस के लिए है, तो हम लिख सकते हैं क्या, नागरिक, गैर नागरिक यानी विदेशी या कंपनी, या फिर हमारा किसके लिए, कंपनी या निगम के लिए भी लागू हो सकता है। अब इसमें दोनों चीजों को समझिए, विधि के सक्षम समानता, विधि के समक्ष समता। अब ये विधि के समक्ष समता क्या है साथियों, विधि के समक्ष समता क्या है, तो कानून के सामने क्या हो, सब बराबर हो। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये कि कानून के सामने, सबसे पहले ये लिख लीजिए कि ये अवधारणा आई कहां से है, कानून विधि के सक्षम समानता ये कहां से लिया गया है साथियों, ये लिया गया ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन, यानी ये जो है वो ब्रिटेन के संविधान में है। तो जब ब्रिटेन के संविधान में, तो हमने अपने संविधान में भी अपनाया। तो इसमें पहला क्या है कि कानून की नजर में सब क्या हो, बराबर हो, कानून के सामने सब समान हो, ठीक है साथियों। कानून की नजर में क्या हो, सब समान हो। दूसरा क्या है साथियों कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, ठीक है। अब ये तो मना कर रहा है साहब कि विधि जो है आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के सक्षम समानता ना हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है साथियों, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, तो फिर हमारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनका क्या होगा, वो क्या विशेष व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल साथियों वो विशेष व्यक्ति है, तो उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त होता है साथियों। तो इसका मतलब ये क्या गलत है अधिकार, नहीं साथियों, तो ये गलत नहीं है। क्या कि विधि के सक्षम समानता ये किसके लिए है साथियों, विधि के सक्षम, ये आर्टिकल तो यही कहता है, विधि के सक्षम समानता कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब बराबर है, कोई भी क्या है ऊपर नीचे नहीं है, सबकी नजर में बराबर है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो, कानून की नजर में सब बराबर। अरे भैया ये कैसे हो गया कि कानून की नजर में सब बराबर, एक पीएम, एक नॉर्मल व्यक्ति, कानून की नजर में सब बराबर कैसे हो सकते हैं, आगे देखेंगे। किसी भी व्यक्ति के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये भी गड़बड़ हो गया मामला कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार, ये तो यही कह रहा कि समता का अधिकार, समानता कैसे आएगी, समानता तो तभी आएगी जब ये दो कानून लागू होंगे,
लेकिन यह कानून लागू कैसे कर सकते हैं किसी भी देश में? किसी भी देश में हम अपने जो राज्य हैं, राज्य में किसी भी राज्य में कुछ जो राज्य के प्रशासन को चलाने वाले लोग होते हैं या कुछ विशेष पर्सन होते हैं, उनको हम अपने बराबर कैसे रख सकते हैं, या उनको जो है एक नॉर्मल पब्लिक के बराबर कैसे रख सकते हैं? तो यही चीज, ये कानून जो है ये कहता है कि विधि के सक्षम क्या है, समानता है, यानी सब बराबर है कानून की नजर में। भैया सब बराबर है, कोई मोदी नहीं है और कोई अखिलेश नहीं है, क्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पीएम नहीं, कोई सीएम नहीं, सब बराबर है, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कानून कहता है कि संविधान में ब्रिटेन की समानता जो है वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ये ब्रिटेन की अवधारणा है और ये कहा गया है और ये हमारे संविधान में भी रखा गया है। दूसरी बात करते हैं हम, ये पहला पॉइंट हो गया, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अब विधि के समान संरक्षण क्या है साथियों? विधि के समान संरक्षण क्या है कि जो समान परिस्थितियों में, कैसे समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में, ये कहां से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। सॉरी, समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान व्यवहार कि जो समान परिस्थितियां हैं उनमें समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा क्या है कि असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ये अलग सी चीज हो गई साथियों। असमान परिस्थितियों में असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार। अब देखिए, समझिए इसको। अभी तो ये कह रहा था, जो संविधान आर्टिकल 14 है वो कहता है कि भैया सब बराबर है, किसी के साथ भी कोई भी ऊंच नीच नहीं, कानून की नजर में सब बराबर। अब ये तो इस आर्टिकल के हिसाब से तो गड़बड़ हो रहा था मामला। तो संविधान जो है अमेरिका का भी है, तो वहां से कुछ अच्छी चीज भी है हमने उठाई गई। क्या लिया कि विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण प्राप्त क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। कैसे साथियों? समान परिस्थितियां हैं तो समान व्यवहार। अब सपोज कीजिए कोई जो है, एक बंदा है जो किसी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या कौन एसआई की तैयारी कर रहा है, उसको दौड़ के लिए बुलाया जाता है दो बंदों को। कोई एक बंदा है, क्या हमारे पास एक बंदा सही है, एक बंदा सही है ए, और एक बंदा जो है वो हैंडीकैप है, क्या बी बंदा जो है वो क्या है? हैंडीकैप। हैंडीकैप यानी टांग से थोड़ा सा भागने में जो उसको किसी भी तरह की दिक्कत होती है। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके हिसाब से तो ये कह रहा है कि भाई सब बराबर है, सब समान है, ठीक है। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जो है, इसकी परिस्थितियां जो है अलग अलग हैं। जो परिस्थितियां अलग है क्योंकि इसके साथ कुछ मजबूरी है, कुछ नेचुरली प्रॉब्लम है, जो उसके लिए क्या है, इसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। भाई अगर ये 10 किलोमीटर दौड़ता है तो इसको 5 किलोमीटर ही दौड़ा जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि यहाँ पे तो सर विभेद हो गया, दोनों में क्या हो गया? विभेद उत्पन्न हो गया। नहीं, आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट है वो यही कहता है कि समान परिस्थितियों, अगर यहाँ पर समान परिस्थितियां हैं, ये भी बंदा सही है और ये भी बंदा अगर सही है हमारा, तो 10 किलोमीटर ही इनको दौड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? ये भी अगर सही है और ये भी सही है तो इन दोनों को क्या 10-10 किलोमीटर दौड़ा जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे में किसी भी स्थितियां समान नहीं है, अलग अलग स्थितियां हैं, तो उनके साथ में कुछ ना कुछ नरमी बढ़ती जाएगी या उनके साथ जो है कुछ ना कुछ जो है छूट दी जाएगी। उसी को कहते हैं कि विधि के समान संरक्षण। समान परिस्थितियां हैं तो समान व्यवहार किया जाएगा सबके साथ। नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के लिए नॉर्मल ही रहेंगे रूल जो है। लेकिन विशेष है, कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ विशेष है तो उसके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप दोनों को जो है आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका वर्गीकरण। इसको कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी आर्टिकल जो 14 का जो इसका ये विधि के समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया गया है। इसमें क्या है कि अपना जो है ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए जो तर्क संगत हो, यानी समझने योग्य हो, समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया,
ठीक है, दो पर्सन थे, उसको ऊंचा रख दिया, उसको नीचा रख दिया इसके आधार पर, क्योंकि इसके आधार पर तो यही कह रहा कि इसमें तो हम क्या भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसकी भी कुछ लिमिट है, लिमिटेशन है कि भेदभाव हम कहाँ पर कर सकते हैं, क्या ऐसी जगहें हैं जहां पर भेदभाव कर किया जा सकता है। जैसे मूलवंश हो, जैसे कि हम अभी हम बात कर रहे हैं क्या, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बात करी हमने, नैतिक परिस्थितियों के बारे में हमने बात करी, विशेष किसी को घोषित कर दी जाए तो विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। या आय इनकम को लेकर, कोई अमीर है तो गरीब है, कोई इनकम ज्यादा है, कि टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, किसकी टैक्स की, तो इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेहतरीन विधि जो कानून है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश आपको की जा रही है साथियों, मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ मैथ्स और हिंदी का जो मटेरियल है वो भी आपको बेहतरीन कंटेंट जो है अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए साथियों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे कि समानता के बारे में, किस तार्किक वर्गीकरण, क्या इसका जो वर्गीकरण कर सकते हैं किस तरह से, यानी आर्टिकल ये तो हो गया ना 14, इसको ऑफ कर देते हैं। क्या है भाई तार्किक वर्गीकरण, ये सब आर्टिकल 14 में ही तार्किक वर्गीकरण। अब जो तार्किक वर्गीकरण यानी तार्किक वर्गीकरण का मतलब क्या है साथियों, क्या समझने योग्य हो, ऐसा हो वर्गीकरण इस तरह का हो, यानी जो हमने अभी देख रहे थे पार्ट बी किसका, हम जो विधि के समक्ष संरक्षण देख रहे थे उसमें क्या था, हम कुछ विभेद उत्पन्न कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ में समान व्यवहार, लेकिन असमान लोगों के साथ में असमान व्यवहार, यानी अलग अलग तरह से जो है व्यवहार कर रहे थे, वहां पर हमने देखा। तो यहीं पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस आधार पर जो है, हम किस आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के लिए हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहले एक तो तार्किक हो, क्या हो, स्वतंत्र, समझने योग्य हो, समझने योग्य हो, यानी आप ऐसा ना हो कि आपने वर्गीकरण कर दिया और समझने योग्य ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि वर्गीकरण किया क्या क्या कहेगा, मतलब कोई दो है व्यक्ति जिन दोनों की कंडीशन ए है, कंडीशन है ये भी सही है ये भी सही है, और आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इसको कुछ अधिकार अलग दे दिए, इसको कुछ अधिकार जो है वो अलग दे दिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। यानी पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा विभेद है जिसकी वजह से ये जो है किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समझने योग्य। इसका दूसरा बात कर सकते हैं, इसमें दूसरी पॉइंट कर सकता कि जो व्यक्ति हो विशेष व्यक्ति को ही हो, क्या हो, विशेष व्यक्ति हो। दूसरा क्या होता है, विशेष व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति तथा अधिनियम के आदेश के साथ तथा अधिनियम के आदेश के साथ, यानी ऐसा नहीं है जब चाहा आपने कर दी, कोई एक विशेष व्यक्ति जो कि कानून जो कि बना रहा है, ठीक है, आदेश है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, संसद कानून बनाती है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि वो आदेश जारी करेगा तभी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने आदेश जारी कर दिया तो वो हो जाए, कोई विशेष व्यक्ति तथा अधिनियम के आदेश के संदर्भ में, ठीक, विशेष व्यक्ति या आदेश के अधिनियम के संदर्भ में। अब किस किस तरह से कर सकते हैं, तो विशेष व्यक्ति को व्यक्ति विशेष, कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे देशों के राजदूत, ठीक है, क्या क्या दूसरे देशों के राजदूत, दूसरे जो विदेशी राष्ट्रपति होते हैं वो, तो ये सब क्या है, ये सिर्फ विशेष व्यक्ति में आ जाएंगे, ठीक है। व्यक्ति की भौगोलिक क्या, व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति, सॉरी, ठीक है, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा, और दूसरा क्या है, इनकम के आधार पर आए। अब ये क्या है साथियों, शिक्षा के आधार पर। अभी तो आपने कहा था कि भैया सब जो कानून है सबकी नजर में बराबर है, तो क्या कोई एक हाई स्कूल जो है पास किया हुआ और एक है जो ग्रेजुएशन किया हुआ, तो वो कहेगा कि भैया संविधान तो कहता है मुझे भी आईएएस बनना, कौन, हाई स्कूल वाला कहेगा मुझे भी अब ये आईएएस तो ग्रेजुएशन वाला तो बन सकता है, लेकिन ये कहेगा कि भैया मुझे भी तो आईएएस बनना है, क्योंकि कानून कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं,
तो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो वर्गीकरण दे दिया गया किस किस के आधार पर, व्यक्ति के यानी कोई विशेष है तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, कोई भौगोलिक यानी वहां की स्थितियां कैसी हैं इसके आधार पर। दूसरा शिक्षा के आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ऊंची नीची थोड़ा देख सकते हैं कि क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर हम विभेद देख सकते हैं। ठीक है, आगे से बनना है तो आपको ग्रेजुएशन नहीं करना होगा, उसके लिए है 10th आपके लिए मान्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा के आधार पर। दूसरा इनकम के आधार पर, अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम के आधार पर साथियों क्या हो सकता है, तो इनकम के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, तो इनकम के आधार पर कर सकते हैं कि टैक्स के, अगर हम देखें किसी की इनकम ज्यादा तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा लो। कोई एक बंदा ए है उसके पास इनकम है, कोई बंदा बी है इसकी इनकम ज्यादा है, अधिक, इसकी इनकम अधिक है, इसकी इनकम कम है। अब कहा कानून तो सबकी नजर में बराबर हुई। कानून आर्टिकल 14 कहता है कि सबके लिए सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं, कोई कम कमाने वाला नहीं, कोई ज्यादा कमाने वाला नहीं, तो सबके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो जब टैक्स सबके ऊपर लगेगा तो इसका मतलब ये तो क्या करेगा भाई, जो कम इनकम वाला है वो कहेगा है ये क्या हो गया भाई, ये कैसा कानून है कि ये जो संविधान है वो क्या कहता है कि भाई आर्टिकल जो है मेरे ऊपर तो 10,000 रुपए का, 10,000 की इनकम है और उसी पर 10,000 का टैक्स हो गया। तो ऐसा नहीं है, परिस्थितियां कैसी हैं साथियों, अलग अलग है। अधिक कमाने वाला है, इनकम अधिक है तो टैक्स लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये नहीं कह सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, टैक्स दोगे भैया कि नहीं दोगे, टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल आपको कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि भैया ये है, इसको नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी परिस्थितियां अलग हैं, इसको परिस्थितियां जो है वो अलग है। ये इनकम इसकी ज्यादा है तो ये टैक्स के दायरे में है, और इसकी इनकम कम है तो इसके जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर एक इस तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आर्टिकल 14 में ही, जो ये समझने योग्य हो कि हाँ वो जो है अधिकार में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका थोड़ा सा अपवाद देख लेते हैं कि आर्टिकल जो 14 है उसके अपवाद क्या क्या है। जैसा कोई विशेष व्यक्ति या राज्यपाल है, ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो विशेष व्यक्ति है, उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। तो क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसका अपवाद के बारे में आप लिख लीजिए। ठीक है साथियों, अब क्या बात करते हैं किसके अपवाद की, इसको रखो। अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 14 के अपवाद। थोड़ा सा इंक वगैरह डाल लेते हैं साथियों इसमें, ना करके जो इंक है वो लगभग खत्म हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अपवाद अनुच्छेद आकर चलेगा, अनुच्छेद 14 के अपवाद। अपवाद क्या है साथियों, अनुच्छेद 14 के अपवाद। तो अनुच्छेद 14 के अपवाद में पहला अपवाद क्या है कि आर्टिकल अनुच्छेद क्या 361, कौन सा 61, 361 साथियों। अब इसमें क्या है, वही विशेष व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विशेष अधिकार। ठीक है साथियों, अब क्या क्या विशेष अधिकार है, पहला इसकी हम बात कर सकते हैं। पहला क्या विशेष अधिकार है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकाल की उपस्थिति में न्यायालय में किए गए किसी भी वर्क द्वारा, यानी अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं उन्होंने कोई वर्क किया तो उनके न्यायालय में क्या होगी, जवाबदेही नहीं होगी साथियों। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति इनमें क्या है, इनके कार्यकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान जब कार्यकाल हो रहा है तो किए गए वर्क के लिए, किए गए काम के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं
होगी साथियों। क्या है? जवाबदेही नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन पर किसी भी तरह का मुकदमा यानी कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, यानी इन पर जो है कार्यकाल के दौरान कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं होगा। उसके बाद है कि उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा, ये हम कर चुके हैं, न्यायालय में मुकदमा जो नहीं हुआ, अगर वो पद पर हैं, पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारे जो है विशेष अधिकार और भी बहुत सारे विशेष अधिकार हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के। लेकिन फिलहाल जो है एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आर्टिकल जो 4 नंबर है वो क्या है कि व्यक्ति के लिए किसी भी क्या है व्यक्ति समर्थन से किए गए कार्य के लिए जो है किए गए कार्य के लिए कोई भी संपत्ति का मुकदमा इनके ऊपर नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर आ चुका है कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तो इसमें ही नोट हो जाएगा साथियों। अभी और इसका बाकी है अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है हमारा ये अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए साथियों। इसमें 3-4 चीजें हैं क्या कि हम जो है राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते। साथ ही अगर हम बात करते हैं उन पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और अगर उन्होंने कोई काम किया है जिससे ऐसा लगता है कि गलत है किसी भी को भी तो उन पर न्यायालय में जवाबदेही नहीं है, सरकार उनसे न्यायालय में जवाबदेही नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 14 अभी खत्म नहीं हुआ साथियों, कल की वीडियो में हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे और आर्टिकल और 15 के बारे में जानेंगे साथियों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, आप पढ़ते रहिए। और ये साथियों जो साल है ये आपकी प्रिपरेशन का साल है 2022, इतनी वैकेंसियां 2024 में आने वाली नहीं है, 23 में 24 में साथियों। बेहतर है कि आप लोग अभी से क्या है तैयारी करें और सिलेक्शन के पास जाएं, सिलेक्शन लें, क्योंकि आपको पता है कि पेट में अब 1 से 2 महीना ही 1.5 महीना ही बाकी है साथियों। तो बेहतरीन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट जो है अवेलेबल होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।